हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज एमसीक्यू पंचायत राज अधिनियम से लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और मैं फिर से कहता हूँ कि ये एक रेडीमेड मटेरियल है जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को बूस्ट कर सकता है। और अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, इसलिए जो भी हमारी स्टडी थी, डिटेल स्टडी थी, जैसे भी थी, अब उस स्टडी को समराइज करने का समय आ गया है। और हमारी कितनी प्रिपरेशन है, कंप्लीट हुई है, उसको हम इन एमसीक्यू के माध्यम से परिपक्व कर सकते हैं। और जो थोड़ी बहुत चीज़ें छूट रही हैं वो आपको एमसीक्यू में मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं अध्याय 2 से चैप्टर 2 पंचायत राज अधिनियम का स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चैप्टर 2 से ये 2 क्वेश्चन हैं जो बहुत अच्छे हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की स्थापना तथा संगठन का उपबंध किया गया है। तो ग्राम सभा की स्थापना तथा संगठन ये चैप्टर का ही नाम है, चैप्टर 2 का ही नाम है। और चैप्टर 2 जो है अध्याय जो चैप्टर 2 है वो धारा 3 से शुरू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, धारा 3 अध्याय 2 में इसका उपबंध किया गया है। और ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। जहाँ ग्राम सभा ग्रामों के समूह के लिए स्थापित की जाए वहाँ क्या सत्य है? तो ये देख लीजिए, किसी भी ग्राम के नाम से ग्राम सभा बनाई जा सकेगी। केवल 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम के नाम से ग्राम सभा बनेगी। सर्वाधिक जनसंख्या वाले ग्राम के नाम से ग्राम सभा बनेगी। उपरोक्त सभी। तो सेक्शन 3 में ये बताया गया है कि इन तीनों ही स्थितियों में से कोई भी स्थिति को फॉलो किया जा सकता है। तो ये याद रखना है कि तीनों ही स्थितियां ये ऑप्शनल हैं। वो ग्राम पंचायतों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनमें से किसी भी स्थिति को फॉलो कर ले। ये उनके ऊपर छोड़ दिया गया है, सेक्शन 3 में बताया गया है। और अब ग्राम पंचायत की सदस्यता हेतु अनर्हता डिस्क्वालिफिकेशन संबंधी उपबंध दिए गए हैं। तो ये उपबंध जो है धारा 5 में, धारा 5 का यानी कि धारा 5A, धारा 6 एवं 7 में, धारा 3 एवं 4 में, तो धारा 5A में ये उपबंध दिए गए हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स के लिए इसमें दिया गया है धारा 5A में। ग्राम पंचायत की सदस्यता हेतु जो अर्हता की उम्र है वो कितनी है? तो धारा 5A में ही बताया गया है कि वो 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए। तो धारा 5A में इसकी सदस्यता के लिए, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये लाइन लिखी गई है। तो 21 वर्ष, सेक्शन 5A। ग्राम पंचायत की सदस्यता से अनर्हता का कौन एक सही उत्तर नहीं है? तो ग्राम पंचायत अधिनियम के सेक्शन 5A में जो अनर्हता दी गई हैं वो A से N तक दी गई हैं। तो सेक्शन 5A में
ये जो क्लाजेज हैं A to N, उनमें से ये कुछ हैं। तो लाभ का पद धारण न करता हो, कॉमन सी बात है, ये जनरली सभी में लागू होता है, चाहे वो नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो। दुराचरण हेतु पदच्युत हुआ है, ये भी सही है। ग्राम क्षेत्र या जिला पंचायत का देय बकाया है, अगर उसके ऊपर बकाया है तो भी वो डिस्क्वालीफाइड रहेगा ग्राम पंचायत की मेंबरशिप से। उसमें ये जो A to N तक क्लास दिए गए हैं, उनमें से कहीं भी कुष्ठ रोग से ग्रसित, यानी कोई अगर इस तरह के कोई रोग से ग्रसित है तो उसको डिस्क्वालीफाइड नहीं बनाया गया, मतलब ये वाला क्लाज उसमें है ही नहीं। बाकी ये तीनों क्लाज हैं, तो आंसर हमारा ये होगा। और इसमें हमें सही उत्तर नहीं है ये बताना है, तो ये तीनों डिस्क्वालिफिकेशन है, ये डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर नहीं आती है। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य उसका सदस्य नहीं रह जाएगा। सेक्शन 6 में बताया गया है कि नहीं रह जाएगा। कब नहीं रह जाएगा? जब वो दिवालिया हो जाता है या वो NDPS एक्ट के अंतर्गत दोष सिद्ध हो जाता है, नारकोटिक्स के अंतर्गत, सोपाक औषधि अधिनियम के अंतर्गत। उसका नाम निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाता है, तब भी आबकारी अधिनियम के तहत 3 वर्ष की सजा दे दी जाती है। और इसमें बताना है कि सदस्य नहीं रह जाएगा यदि, तो धारा 6 में ये बताया गया है कि वह दिवालिया हो जाता है तो सदस्य नहीं रह जाएगा। NDPS एक्ट के अंतर्गत दोष सिद्ध किया गया है तो भी नहीं रह जाएगा। आबकारी अधिनियम के तहत 3 वर्ष की सजा दे दी जाती है तो भी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर C होगा। ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, उसका नाम निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाता है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है धारा 6 में। ग्राम पंचायत सदस्य की अनर्हता संबंधी प्रश्न का अवधारण किया जाता है। धारा 6 का यानी कि सेक्शन 6A में ये कौन अवधारण करेगा? ग्राम पंचायत सदस्य की अनर्हता संबंधी प्रश्न का अवधारण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा नियत प्राधिकारी द्वारा। तो ग्राम पंचायत सदस्य की अनर्हता संबंधी प्रश्न का अवधारण नियत प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। किसी ग्राम पंचायत में जनसंख्या परिवर्तन पर प्रभाव के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला है 5 वर्ष बाद वह क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा। नियत प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। यदि ऐसे क्षेत्र का कोई भाग अन्य क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाता है तो उतना भाग उससे कम हो जाएगा। या फिर ऐसे प्रश्नों का अवधारण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सदैव किया जाता है और किया जाता रहेगा। आपको बताना है जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव। किसी भी ग्राम पंचायत में यदि जनसंख्या का परिवर्तन होता है तो प्रभाव क्या होगा? प्रभाव होगा यदि ऐसे क्षेत्र का कोई भाग अन्य क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाता है, जिससे कि वहाँ की जनसंख्या में परिवर्तन हो जाता है, तो जितना भाग उसमें सम्मिलित किया जाता है किसी दूसरे ग्राम पंचायत का, तो उस ग्राम पंचायत से उतना भाग कम हो जाएगा। ये सत्य है जनसंख्या के परिवर्तन के संबंध में, और ये धारा 8 में बताया गया है, सेक्शन 8 में बताया गया है। किसी ग्राम पंचायत हेतु निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के निर्देशाधीन, राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, निर्देशन और अधीक्षण के अधीन। तो इसका आंसर सेक्शन 9 में दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, निर्देशन और अधीक्षण के अधीन
तैयार की जाती है निर्वाचक नामावली। निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण, शुद्धि का पर्यवेक्षण और उससे संबंधित कृत्यों का संपादन किया जाएगा। तो सेक्शन 9 का क्लाज 1A बताता है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा या मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा। तो सेक्शन 9 के क्लाज 1A में बताया गया है और उसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत को भी शामिल किया गया है। तो या तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन प्राधिकारी करेंगे या फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत जो होंगे वो करेंगे। दोनों को इस सेक्शन में बताया गया है। तो ऑप्शन में या तो यहाँ तक हो सकता है या इतना ऑप्शन नहीं होगा, केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत भी लिखा होगा तो वो भी आंसर माना जाएगा। अब पूछा जा रहा है, कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अनर्ह होगा यदि केवल भिन्न उत्तर का चयन करना है। यानी कि इसमें जो गलत है वो बताना है आपको। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि केवल भिन्न उत्तर का चयन करना है तो हमें ये देखना होता है कि 4 में से 3 या तो गलत होंगे तो चौथा जो सही है वो आंसर होगा, या 4 में से 3 सही होंगे, चौथा जो गलत होगा या फिर वो उसका उत्तर होगा। तो जब इस तरह लिख देते हैं कि भिन्न उत्तर का चयन कीजिए तो फिर हमें देखना होता है कि 3 सही हैं या 3 गलत हैं। अगर 3 सही हैं तो फिर गलत वाला आंसर दीजिए और अगर 3 गलत हैं तो फिर सही वाला आंसर दीजिए। तो पहला है वह भारत का नागरिक नहीं है, आजीवन कारावास की सजा भोग रहा है, और बताना है कि निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अनर्ह होगा। तो वह भारत का नागरिक नहीं है तो भी अनर्ह होगा, आजीवन कारावास की सजा भोग रहा है, इसको देखना पड़ेगा आपको। तो देखिए, ए था भारत का नागरिक नहीं है, आजीवन कारावास की सजा भोग रहा है, और सी है विकृत चित्त हेतु सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, निर्वाचनों संबंधी भ्रष्ट आचरण के कारण मत देने हेतु अनर्ह हो। तो कोई भी व्यक्ति निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण हेतु अनर्ह होगा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, वह विकृत चित्त हेतु सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है यानी कि अभी भी है, और निर्वाचन संबंधी भ्रष्ट आचरण के कारण मत देने हेतु वो अनर्ह कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति जो आजीवन कारावास की सजा भोग रहा है वो निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण हेतु अनर्ह नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत के कार्यकरण में उत्पन्न कठिनाइयों को निम्नलिखित में से किस धारा के अधीन दूर किया जा सकता है? तो धारा 10 में ये प्रावधान किया गया है कि ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत के कार्यकरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उस कठिनाई को दूर करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को, एसजी को प्राप्त है, और ये धारा 10 के अंतर्गत उपबंध किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के कार्यकरण से संबंधित कुछ आपसी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं तो उसका प्रावधान धारा 10 में किया गया है और इन कठिनाइयों को दूर करने का पावर राज्य सरकार को दिया गया है।
अब चैप्टर 3 शुरू करते हैं यहाँ से। इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम सभा की बैठकें एवं कृत्य का संबंध है, तो किस धारा से संबंध है? तो ग्राम सभा की बैठकें एवं कृत्य का उल्लेख या उपबंध धारा 11 सेक्शन 11 में अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, और इसी संबंध में कुछ उपबंध धारा 2 के क्लास ता में और धारा 5 में भी दिए गए हैं। तो अगर हम इन MCQ को देखें, इनकी बनावट को देखें, तो इनमें से एक में ही धारा 11 है, तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। या फिर अगर इस तरह की सभी तीनों रिलेटेड सेक्शन पूछे गए हैं तो आप 511 याद रखिए, तो आपको मिल जाएगा। ग्राम सभा की सामान्यतः 2 बैठकें होंगी, एक बैठक खरीफ की फसल के बाद और दूसरी रबी के फसल के बाद, लेकिन इसकी अध्यक्षता करेगा कौन? तो धारा 11 में ही ये बताया गया कि ग्राम सभा की जो बैठकें होंगी उनकी अध्यक्षता ग्राम सभा का प्रधान करेगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें गलत उत्तर बताना है, गलत उत्तर का चयन करना है। ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी और ग्राम पंचायत को सिफारिश और सुझाव दे सकेगी। तो ये प्रावधान धारा 11 के क्लास 3 में दिए गए हैं। तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत को निम्नलिखित मामलों में सिफारिश कर सकेगी, ये बात धारा 11 के क्लास 3 में दिया गया है। और पहला जो है वो विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट, फिर है एकता का समन्वय संबंधित जानकारी, फिर है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। तो ये धारा 11 के क्लास 3 का सब क्लास ये बी, सी और डी लिखे हुए हैं। तो विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट बी पर दिया गया है, एकता का समन्वय संबंधित जानकारी सी पर दिया गया है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ये क्लास 3 का सब क्लास डी है, ये तीनों दिए गए हैं। नदी तालाब कुओं की रिपोर्ट के संबंध में कोई सिफारिश देने का प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए इसका उत्तर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, गलत उत्तर का चयन करिए। इसमें भी हमें गलत उत्तर बताना है। पूछा गया है ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का संपादन करेगी, तो ग्राम सभा के कृत्यों का प्रावधान धारा 11 में किया गया है, बैठक और कृत्यों का प्रावधान है उसमें। तो धारा 11 का जो क्लास 5 है उसमें ये कुछ कृत्य दिए गए हैं, इनमें से किनका संपादन करेगी? तो धारा 11 के क्लास 5 के सब क्लास ए, बी और ये सी लिखे हैं आपके सामने। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम हेतु स्वैच्छिक आय और अंशदान जुटाना, ये क्लास 5 का सब क्लास ए है। विकास योजनाओं हेतु हिताधिकारी की पहचान करना, ये सब क्लास बी है। और ग्राम में संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना, ये धारा 11 के क्लास 5 का सब क्लास सी है। और धारा 11 के क्लास 5 में आंगनबाड़ी एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की स्थिति की जांच करना का उपबंध नहीं किया गया, तो इसका आंसर सी होगा। तो ये याद रखने वाली बात है क्योंकि कृत्य पूछे जा सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट तो लिख ही सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की किसी बैठक हेतु गणपूर्ति की संख्या, सदस्यों की संख्या की। तो कोरम ग्राम सभा का सेक्शन 11 के सब क्लास सेक्शन 11 के क्लास 2 में दिया गया है, और उसमें बताया गया है कि इसकी जो गणपूर्ति की संख्या होगी वो सदस्यों की संख्या का 1/5 होगी, ये बताया गया है। और ये इसमें 2 तरह की कोरम है,
ये जनरल है, और आगे सेक्शन है वो अभी आपको पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें 1/3 भी बताया गया है, और एक विशेष स्थिति है जहाँ पर इस तरह के कोरम की आवश्यकता पड़ती है। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक हेतु, तो ये भी सेक्शन 11 के क्लास 2 में बता दिया गया है कि गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक हेतु अगर कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित हो जाती है तो फिर दोबारा अगर उस बैठक को बुलाया जाता है तो उसमें गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि गणपूर्ति की अब कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा सी। गणपूर्ति के अभाव में कोई बैठक स्थगित कर दी जाती है तो फिर गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है, सेक्शन 11 का क्लास 2 कहता है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षित हैं? सेक्शन 11A का क्लास 4 बताता है कि 33 यानी कि 33% स्थान आरक्षित है। ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रधानों के पदों की कुल संख्या के, इसका भी आंसर पता है आपको, 27% से अधिक नहीं होगा। प्रधान के पद के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या राज्य के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का आधार है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो आरक्षण का आधार है वो जनसंख्या बनाया गया है। ये सेक्शन 11A का क्लास 2 बताता है। तो आधार जनसंख्या को बनाया गया है आरक्षण के लिए। आरक्षित प्रधानों के पद भिन्न भिन्न ग्राम पंचायतों में आवंटित किए जाएंगे। तो सेक्शन 11A का क्लास 5 बताता है कि ये जो आवंटन होगा वो चक्रानुक्रम में होगा। चक्रानुक्रम आपको याद रखना है। अगर जनरल है तो फिर ओबीसी आएगी, फिर एससी आएगी, एसटी आएगी। तो आपको चक्रानुक्रम याद रखना है और ये चक्र चलता ही रहेगा। प्रधान के पदों के आरक्षण का प्रावधान है। तो ये प्रधान के पदों का जो आरक्षण की व्यवस्था है वो धारा 11A में ही की गई है। तो ये धारा 11A या धारा 11 का में इसका प्रावधान किया गया है। सर्वाधिक सही विकल्प का चयन करना है। अब आपको प्रधान निर्वाचित किया जाएगा, आपको सर्वाधिक सही विकल्प देना है। पहला है निर्वाचक नियमावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा। दूसरा, किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपनों में से। तीसरा है ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा। चौथा है ग्राम सभा के निवासियों द्वारा। तो सेक्शन 11B में बता दिया गया है स्पष्ट रूप से कि प्रधान का निर्वाचन किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नियमावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपनों में से किया जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। प्रधान के निर्वाचन का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो प्रधान के निर्वाचन का प्रावधान किस धारा में किया गया है? 11A, 11B, 11C या फिर 11, यहां पर घा कर देना चाहिए था। तो प्रधान के निर्वाचन की व्यवस्था अधिनियम की धारा 11B में या 11 खा में की गई है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों का चुनाव कौन कराता है? तो पंचायतों का चुनाव
धारा 12BB यानी कि 12 खा के अनुसार राज्य चुनाव आयोग कराता है। तो ये व्यवस्था वहाँ पर दी गई है। राज्य चुनाव आयोग का ही ये काम है कि वो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं इनके इलेक्शन की व्यवस्था करे। ये आयोग बनाया ही इसीलिए गया है। अगला क्वेश्चन है, धारा 11B के अधीन नियुक्त प्रशासक का कार्यकाल होता है। तो धारा 11B में प्रशासक के कार्यकाल को 6 माह बताया गया है और इसको अगर कहना चाहिए तो ये 6 माह न कह करके 6 माह से अनधिक, ये आंसर ज़्यादा शुद्ध होगा इसका, कि 6 माह से अधिक नहीं होगा, ये स्पष्ट कर दिया गया है उसमें। अगला क्वेश्चन है, धारा 11B के क्लास 2 के अंतर्गत प्रशासक कब नियुक्त किया जाता है? कब नियुक्त किया जाता है? तो पहला है, ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता। बिल्कुल ठीक है। ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 से कम, बस यही याद रखना है कि 2/3 से कम सदस्य निर्वाचित किए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रशासक का अपॉइंटमेंट इस धारा के तहत किया जाता है। तो इसका मतलब A एवं B दोनों ही स्थितियों में प्रशासक की नियुक्ति हो सकती है धारा 11B के क्लास 2 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति का प्रावधान भी 11B के क्लास 2 में है और उसमें बताया गया है कि प्रशासक की नियुक्ति राज्य सरकार कर सकती है या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी कर सकता है। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, या तो बी द्वारा या फिर सी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रधान का पद रिक्त होने पर निर्वाचन आवश्यक है। तो धारा 12 का क्लास धारा 12H है जो ये बताती है कि यदि प्रधान का पद 6 माह से अधिक रिक्त है तो निर्वाचन आवश्यक हो जाता है। ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्यों का निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होगा। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग में ही निहित होगा। तो जो भी निर्वाचन होगा वो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन ही होगा, उसकी निगरानी पर ही होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन राज्य में कौन प्रधान एवं सदस्यों के निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करता है? तो जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत होते हैं वही इसका पर्यवेक्षण करते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जिले में राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में प्रधानों और सदस्यों के निर्वाचनों का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो प्रधानों और सदस्यों के निर्वाचनों का पर्यवेक्षण राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में, निगरानी में जिला मजिस्ट्रेट महोदय करते हैं। जिले में जिला मजिस्ट्रेट प्रधान एवं सदस्यों के निर्वाचन का पर्यवेक्षण करता है। वह किसके नियंत्रण में होता है? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि वो राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होता है। तो ये धारा 12BC के में इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में जिला मजिस्ट्रेट प्रधान एवं सदस्यों के निर्वाचन का पर्यवेक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के उप निर्वाचन के लिए तारीख को कौन नियत करता है? तो ये सेक्शन 12
BB का क्लास 3 बताता है कि ये जो तारीख है वो राज्य सरकार नियत करती है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श के उपरांत करती है। तो इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से राज्य सरकार तारीख का निर्धारण करती है, नियत करती है। और वर्तमान में ये चल भी रहा है। पंचायतों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और कितने चरण में होगा ये भी, किस किस तारीख में होगा ये भी, और ये सब कुछ राज्य सरकार ने घोषित किया है तारीखें। अब आगे का काम राज्य निर्वाचन आयोग का होगा। प्रधान या सदस्यों के निर्वाचन हेतु परिसर यानों आदि का अधिग्रहण कौन करता है? सेक्शन 12 BCA खा गा का में जिला मजिस्ट्रेट को यह पावर दिया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, जिला मजिस्ट्रेट। निर्वाचन हेतु अधिग्रहित परिसर हेतु प्रतिकर का निर्धारण सामान्यतः कौन करता है? तो ये भी सेक्शन 12 BCB में बताया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट महोदय प्रतिकर का निर्धारण सामान्य तौर से करते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसमें एक इस तरह का भी ऑप्शन हो सकता है, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत व्यक्ति, तो ऐसा नहीं, सामान्य तौर से जिला मजिस्ट्रेट ही करते हैं। तो ये सामान्य तौर पे पूछ रहा है, सामान्यता पूछ रहा है, तो ये आंसर होगा। अदर स्थिति में इसकी व्यवस्था भी है, लेकिन आंसर यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट ही आपको देना है। अगर प्रश्न इस तरह से न लिखा गया होता तो इसका आंसर सी भी हो सकता था। निर्वाचन के संबंध में पदीय कर्तव्य भंग का दोषी अधिकारी कर्मचारी पर कितना जुर्माना अर्थदंड आरोपित किया जा सकेगा? धारा 12 BD के में ये प्रावधान किया गया है। तो अब आपको बताना है क्या प्रावधान किया गया है। 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये। तो उसमें 500 रुपये का प्रावधान किया गया है। तो अगर निर्वाचन के संबंध में पदीय कर्तव्य भंग का दोषी कोई अधिकारी निर्वाचन के दौरान जिन भी लोगों को इस काम में लगाया गया है कोई पद दे करके, और उस पद के कर्तव्यों के भंग का दोषी होता है वो व्यक्ति, तो 500 रुपये की जुर्माना की व्यवस्था धारा 12 BD में की गई है। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। निर्वाचन में पदीय कर्तव्य भंग के दोषी व्यक्ति ... अपराधी का दोषी होगा, तो वह संज्ञेय अपराध का दोषी होगा। और ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाने लायक। अगला क्वेश्चन है, प्रधान या सदस्यों के निर्वाचन आपत्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो प्रधान या सदस्यों के निर्वाचन संबंधी आपत्ति का प्रावधान धारा 12C में किया गया है या धारा 12 में किया गया है। प्रधान या ग्राम पंचायत सदस्य के निर्वाचन के संबंध में आपत्ति आवेदन पत्र द्वारा किसके समक्ष की जाएगी? तो इसमें प्रावधान किया गया है कि ऐसी आपत्ति का आवेदन पत्र विहित प्राधिकारी के समक्ष की जाएगी। और मैंने ज़्यादातर इस एक्ट में ये देखा है कि ज़्यादातर आंसर अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर विहित प्राधिकारी ही निकल करके आता है। तो अभी आप देखेंगे ज़्यादातर इसमें विहित प्राधिकारी को ही अथॉरिटी दी गई है और कुछ विशेष जगह जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को भी दी गई हैं, तो वो गिनी चुनी है। ज़्यादातर विहित प्राधिकारी को ही अथॉरिटी दी गई है
तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं और अगर आप ऐसे क्वेश्चन के संबंध में एकदम क्लियर है तब तो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर टिक कर दीजिए। अदरवाइज अगर आप विहित प्राधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट के बीच में कंफ्यूज होते हैं तो फिर आप विहित प्राधिकारी को ही टिक करें, उसके सही होने के चांस ज़्यादा होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, प्रधान या ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में की गई आपत्ति के निस्तारण आदेश से पीड़ित व्यक्ति को उपचार है। तो यदि विहित प्राधिकारी के द्वारा इस संबंध में आपत्ति के निस्तारण आदेश, यानी कि जो आपत्ति का निस्तारण किया गया है, उस निस्तारण के बाद जो आदेश विहित प्राधिकारी ने दिया है, उस आदेश से पीड़ित व्यक्ति को उपचार है कि वह जिला न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन करेगा। तो याद रखिएगा कि जिला न्यायाधीश के समक्ष इस संबंध में अपील का प्रावधान नहीं है, पुनरीक्षण का प्रावधान है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। तो इस क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा इजी है। अगला क्वेश्चन है, विहित प्राधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति किन आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन कर सकेगा। तो इसके पहले आपने क्वेश्चन देखा कि अगर विहित प्राधिकारी ने निर्वाचन संबंधी आपत्ति का निस्तारण किया है और उस पर कोई आदेश दिया है तो उस आदेश से पीड़ित व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो जिला न्यायाधीश महोदय के समक्ष पुनरीक्षण दाखिल करे। अब पुनरीक्षण जो दाखिल करेगा वो व्यक्ति किन आधारों पर पुनरीक्षण दाखिल करेगा। तो मैं बता दूं कि पुनरीक्षण चाहे वो सीपीसी में हो या कहीं भी हो, पुनरीक्षण के लिए यही आधार होते हैं हर जगह, जो जुरिडिक्शन को लेकर के होता है। तो पहला है, विहित प्राधिकारी ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है। दूसरा है, विहित प्राधिकारी इस प्रक्रम विहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, यानी कि जो अधिकारिता उसमें है, जो उसका जुरिस्डिक्शन है, उसका प्रयोग करने में वो असफल रहा है, यानी कि जो निहित अधिकारिता है उसको प्रयोग नहीं कर पाया ठीक से। और तीसरा है कि विहित प्राधिकारी ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सारवान अनियमितता किया है ना, या उस अधिकारिता का प्रयोग अनियमितता से किया है या लापरवाही से किया है, जिसमें इस तरह से हम, तो मैं ये बता दूं कि रिवीजन का प्रोविजन किसी भी एक्ट में दिया हो, कहीं भी दिया हो, उसके लिए यही 3 आधार मुख्य रूप से होते हैं ज्यूरिडिक्शन को लेकर के, और इसमें तीनों के तीनों आधार दे दिए गए हैं, इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त तो सभी। कहीं कहीं इन 3 में से कोई एक मिस कर दिया जाता है, तो ये याद रखने की बात है। तो अब भी क्वेश्चन आता है कि विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश के दिनांक से कितने दिन के भीतर जिला न्यायाधीश के पुनरीक्षण आवेदन दे सकता है, यानी कि जिला न्यायाधीश को पुनरीक्षण का आवेदन दे सकता है। तो इसकी व्यवस्था 30 दिन के लिए की गई है कि 30 दिन के भीतर उसे ऐसा करना होगा जिसे भी पुनरीक्षण दाखिल करना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधान को निर्वाचित घोषित कर दिए जाने पर निर्वाचन को चुनौती दी जा सकती है। तो ये व्यवस्था धारा 12C में दी गई है और उसमें बताया गया है कि इस तरह की निर्वाचन को चुनौती विहित प्राधिकारी के समक्ष निर्वाचन याचिका द्वारा दी जा सकती है। तो इसमें भी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी आंसर है। प्रधान के मृत्यु होने या अन्यथा रिक्त होने पर प्रधान के कर्तव्य का निर्वहन करेगा। तो देखिए, प्रधान का पद उसके मृत्यु होने से या अन्यथा रिक्त होता है, तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। पहला है, विहित प्राधिकारी द्वारा नामित ग्राम पंचायत का सदस्य, विहित प्राधिकारी द्वारा नामित ग्राम पंचायत का सदस्य गण,
या फिर विहित प्राधिकारी द्वारा नामित ग्राम पंचायत का गठित समिति, तो ग्राम पंचायत की गठित समिति, या फिर विहित प्राधिकारी द्वारा नामित ग्राम पंचायत के प्राधिकृत अधिकारी। तो ये व्यवस्था अधिनियम के धारा, तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि जब कभी भी प्रधान की मृत्यु होने पर या किसी अन्य कारण से प्रधान का पद रिक्त है तो उस प्रधान के पद के जो कर्तव्य हैं उनके निर्वहन के लिए उसी ग्राम पंचायत का कोई सदस्य होगा और वह सदस्य विहित प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा। यह व्यवस्था धारा 12J में की गई है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के ... बहुमत से प्रधान को हटाया जा सकता है। तो प्रधान को हटाने की व्यवस्था अधिनियम की धारा 14 में की गई है और उसमें बताया गया है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रधान को हटाया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। प्रधान को हटाए जाने का प्रावधान तो अभी भी बताया सेक्शन 14 में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधान को हटाए जाने की अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 33 के अधीन किसे दी जाती है? तो किसे दी जाती है? ये जिला पंचायत राज अधिकारी को ही दी जाएगी, इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है। प्रधान या ग्राम पंचायत के सदस्य को हटाने की शक्ति राज्य सरकार को पंचायत राज अधिनियम की किस धारा में है? तो ये राज्य सरकार का जो पावर है वो 95 के 6 में दिया गया है। तो ये एक अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। तो ये राज्य सरकार को इस सेक्शन के अंतर्गत पावर है कि वो ग्राम पंचायत के सदस्यों को या प्रधान को हटाए। और ये 95 जो 6 है ये काफ़ी लंबा सेक्शन है और ये आपको देख लेना चाहिए, उससे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रधान को कौन हटा सकता है? तो अभी अभी आपने देखा कि 95 6 के अंतर्गत राज्य सरकार भी हटा सकती है और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जिला पंचायत, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी उसे हटाया जा सकता है। लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी को ये पावर होगा कि वो हटा दे, इसलिए इसमें आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बहिर्गामी प्रधान अपने उत्तराधिकारी या नियत प्राधिकारी को सभी अभिलेख या धनराशि देने में चूक करता है तो वह धारा 14A के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। तो पहली बात तो ये कि धारा 14A में या 14 में ये व्यवस्था की गई है कि अगर कोई बहिर्गामी प्रधान है, यानी कि जो पद से अब पद में नहीं है, तो उसे अपने उत्तराधिकारी को ये सब कुछ देने की व्यवस्था की गई है। और यदि वो ये सब देने में चूक करता है तो उसे के दंड का प्रावधान धारा 14 में किया गया है। और धारा 14 में ये बताया गया है कि उसे कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की होगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 14 से हमें ये पता चल गया कि यदि ऐसा कोई प्रधान जो अब पद पर नहीं है वो अपने उत्तराधिकारी को सभी अभिलेख और जो भी धनराशि है वो देने का दायित्व है, यदि अपने इस दायित्व से वो चूकता है या उसमें कोई लापरवाही करता है तो उसके दंड का प्रावधान धारा 14 में दिया गया है। और धारा 14 में बताया गया है कि उसे ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। और एक क्वेश्चन और लेते हैं। प्रधान द्वारा व्यतिक्रम की गई, डिफ़ॉल्ट की गई धनराशि की वसूली की जाएगी। तो ये धारा 14A के क्लास 2 में बताया गया है कि ऐसी धनराशि की वसूली भू राजस्व के बकाये के रूप में की जाएगी। बस
ये इसमें बताया गया है। तो इस तरह की अगर कोई धनराशि प्रधान पर रह जाती है तो उसको मालगुजारी के तरह ही, भू राजस्व के तरह ही वसूल किया जाएगा। इसकी व्यवस्था धारा 14(a) के क्लास 2 में की गई है। तो मित्रों, ये रहे 50 MCQ पंचायत राज अधिनियम से। और ये पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 में फिर मैं आपको 50 क्वेश्चन देने वाला हूँ। और इसी के साथ मैं आप सबको हैप्पी होली बोल रहा हूँ। एंजॉय करिए, पूरी मस्ती के साथ होली खेलिए, लेकिन मर्यादा का, लिमिटेशन का ध्यान रखिए, डिस्टेंस को मेंटेन रखिए और स्वस्थ रहिए। आप सभी मेरे मित्रों, भाई बहनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इस समय जो आप कमेंट कर रहे हैं उनको पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, गर्व अनुभव होता है कि मैं कहीं ना कहीं आपके काम इस वीडियो के माध्यम से आ सकता हूँ। धन्यवाद।